नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 50 के अंतर्गत 28 नवंबर 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का, उससे संबंधित जो आंसर की हैं, टेंटेटिव आंसर की हैं, हालांकि ये उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हालांकि हमारा प्रयास रहा है कि जो भी आंसर की आप लोगों को उपलब्ध कराई जाए वो काफ़ी ऑथेंटिक हो, त्रुटि रहने की संभावना बहुत कम हो। फिर भी एक दो ऐसे क्वेश्चन हैं अभी भी जिन पर सही कुछ भी तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि सही से आंसर की आयोग के द्वारा जारी ना कर दी जाए। तो ऐसे प्रश्नों को भी मैं आपसे शेयर करूंगा, साथ ही साथ उन प्रश्नों पर भी हम लोग नज़र डालेंगे जो क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। हालांकि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना स्कोर विथ कैटेगरी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि जो आप लोगों की क्वेरी की कट ऑफ किया जा सकती है उस पर वीडियो बनाया जा सके। हालांकि अभी तक का मेरा जो एनालिसिस है, जो लोगों ने मुझे अप्रोच किए हैं, जो अपने नंबर बताए, तो मैं आपको बता दूं सिंपल अगर हम बालिका वर्ग की बात कर ले तो भीड़ कहाँ पर, तो ये भीड़ जो है 60 से 65 क्वेश्चन के बीच में। और वहीं अगर हम बालक वर्ग की बात कर ले तो बालक वर्ग में जो भीड़ हमें देखने को मिल रही है वो 70 से 75 के बीच में देखने को मिल रही है। हालांकि जीके का जो पार्ट का पेपर है वो एवरेज ही लोगों का हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट पेपर जो है काफ़ी अच्छा किया है लोगों ने। तो इस तरीके से फाइनल सिलेक्शन की बात करेंगे तो मेरिट थोड़ा सा हाई जा सकती है। हालांकि इंटरव्यू के लिए अगर बात करेंगे 5 गुना लोग बनाते हैं, तो जो पिछली कट ऑफ थी उससे कुछ थोड़ा सा जो है अधिक रह सकती है इस बार। हालांकि पूरा डिटेल में हम बात करेंगे जब आप लोग अपने नंबर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसके बाद नए वीडियो में हम आप लोगों के साथ कट ऑफ भी एनालिसिस करेंगे क्या हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो जैसा आप लोग जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, डेविड ईस्टन की राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा मूल रूप से निम्न में से किस विषय से ली गई है? तो मोस्ट प्रोबेबली है कि जैविक विज्ञान से ली गई है, अभी तक यही लोग बता रहे हैं, तो ऑप्शन 1 को हम ले लेंगे। देखिए आप लोगों को एक बात मैं और बता दूं कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे आप में से जो अभ्यर्थियों ने मुझे आंसर उपलब्ध कराए हैं, कई अभ्यर्थियों से डिस्कशन होने के बाद ये आंसर तैयार किए गए हैं। तो अगर आप किसी प्रश्न के उत्तर से सहमत नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जानते हैं आपके सार्थक क्लासेस जो भी वीडियो होते हैं कमेंट सबके लिए ओपन है। आप लोग जो भी आपको लगता है आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। निम्न में से किसने आधुनिकीकरण की 9 भव्य प्रक्रियाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया? देखिए ये भी सीधा क्वेश्चन कहीं नहीं मिल रहा है, कई सारे अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो इसका आंसर वो डेनियल कारमानी और कैम्ब्रियल आमंड में होना चाहिए, लेकिन सही आंसर के लिए हमें वेट करना पड़ेगा आयोग का। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता है? तो इसमें जो बी ऑप्शन है ऐतिहासिक रूप से तथ्यों एवं मूल्यों को परस्पर संबंधित करता है, यह तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता है और ये बुक में आपको सीधे मिल भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 1787 के फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की संविधान प्रणाली को संशोधित किया गया? तो यह किया गया था कॉन्फेडरेशन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्व शर्त माना जाता है? तो लोकतांत्रिक ऑप्शन इसमें होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस देश में राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत के रूप में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत स्थापित हुआ? तो इसमें अमेरिका सही होगा, ऑप्शन बी। देखिए इस प्रश्न पत्र में चूंकि प्रश्न पत्र मुझे किसी अभ्यर्थी ने उपलब्ध कराया है तो टिक लगे हो सकते हैं, तो आप इसको टिक जो लगे हो उस पर ध्यान न जाइए, मैं अलग से टिक लगाता जा रहा हूँ, आंसर बताता जा रहा हूँ, तो उससे आप मिलाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बतलाता है? तो राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बतलाता है राजनीतिक मान्यता और राजनीतिक मूल्य, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक का अंतरिम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, आर्थिक न्याय का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो आर्थिक न्याय का सिद्धांत भारतीय संविधान के प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 41,
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश के उपरांत सम्मिलित किए गए थे? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किए गए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 42, किस वर्ष में मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी 1989 में, 1989। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1985 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप लोग चाहें तो इसका वीडियो की स्पीड बढ़ा के और जल्दी से भी इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे प्रश्न पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के बारे में है? तो ये है अनुच्छेद 44। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान है? तो यह क्वेश्चन नंबर 45 में प्रावधान है, अनुच्छेद 108 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के उपरांत कितने विषय हैं? तो टोटल विषयों की संख्या है यहाँ पे 52। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, इसको आप मिला लीजिएगा, मैं आपको ऑप्शन इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1 3, यानी प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, और उसके बाद इसमें प्रशासनिक सुधार आयोग होगा, उसके बाद राजा मन्नार समिति होगा, और उसके बाद आनंदपुर साहिब प्रस्ताव होगा, और लास्ट में पुंछी आयोग होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 48, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सीटों का अंतर राज्य आवंटन अगले 25 वर्षों यानी 2026 तक स्थिर कर दिया गया? देखिए, वास्तव में जो बात है 25 वर्षों यानी 2026 तक स्थिर कर दिया गया, ये जो 84वां संविधान संशोधन है उससे संबंधित है, और ये ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है। हालांकि जब आप सर्च करते हैं तो इसमें आपको कहीं कहीं न्यूज़पेपर में डिस्कशन करते हुए दिख जाता है 91 अमेंडमेंट के उसमें, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोक ये आयोग है उसके द्वारा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाएगा। तो इसको आप डिलीट में लेके चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की पूरी संभावना है कि डिलीट किया जाए प्रश्न, क्योंकि सही ऑप्शन इसमें से नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह नहीं है? तो इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दबाव समूह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत किस चुनावी वर्ष में पहली बार 7% से ऊपर गया था? तो ये गया था 1984 के जो संविधान के चुनाव हुए थे उसमें, और इसमें जो महिला सीटों में विजय, जो ऐसी सीटों पर जिनमें विजय हासिल की गई थी जिसमें महिला उम्मीदवार थी, इनकी संख्या 43 थी। और ये ऐसा पहली बार था कि जब ये जो बहुमत था 7% से अधिक महिलाओं को मिला था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन संघवाद का सिद्धांतकार नहीं है? तो इसमें डेविड ईस्टर्न राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। राजा मन्नार समिति का गठन किस राज्य सरकार ने किया था? तो राजा मन्नार समिति का गठन तमिलनाडु सरकार ने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यह है आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे? तो इसमें सभी कारक उत्तरदायी थे। कल्याणकारी राज्य का उदय, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, जनसंख्या में तेज बढ़ोतरी और आर्थिक नियोजन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 और 55, ये दो क्वेश्चन ऐसे जिनके बिल्कुल सही आंसर हमारे पास नहीं है। हालांकि इन दोनों क्वेश्चन में एक में मैक्स वेबर और दूसरे में रिक्स का नाम लोग बता रहे हैं, बट चूंकि मैं कंफर्म नहीं हूं तो मैं इसमें सही आंसर आपको नहीं बता सकता हूं। इसके लिए हमें वेट करना होगा ऑफिशियल आंसर की। तो अभी तक जैसे 54 और 55 में अगर आपके पास सही आंसर है विथ प्रूफ, जो कम से कम आप बता सकें कि किस बुक्स में मिल जाएगा, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और सेम 54-55 के साथ ये 56वां क्वेश्चन, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये भी सीधे सीधे किसी बुक में नहीं मिल रहा है कि अच्छा प्रशासन तथा लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पर एक साथ हमें मिले हुए हैं जिनके सही आंसर हमारे पास नहीं उपलब्ध है। हालांकि अभ्यर्थी जो हमें जवाब दे रहे हैं उसमें अलग अलग लोग जवाब दे रहे हैं, और चूँकि प्रूफ नहीं किसी के पास से मिल पा रहा है तो बिना प्रूफ के आपके साथ शेयर करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो वेट करना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए फाइनल आंसर की का। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ए होगा लूथर गुलिक। नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? तो ये
लूथर गुथिक की लूथर गुलिक की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो इसमें बी, ए और डी, यानी पहले और आखिरी, कार्यात्मक अग्रानुक्रम और समय और गति का अध्ययन, ये ए और डी जुड़े हुए। तो दिए गए ऑप्शन में जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, हेनरी फ्योल ने किसका समर्थन नहीं किया है? तो हेनरी फ्योल ने आदर्शवादी कौशल का समर्थन नहीं किया है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को किसकी तरह उसके पद से हटाया जा सकता है? तो इसमें होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण, सुधार एवं पेंशन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष थे SR पांडियन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में उदारीकरण की नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो यह शुरू की गई थी PV नरसिम्हा राव द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस समय सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य हैं? तो यह है टोटल संख्या 22, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह नियुक्त की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध के 14 अंक प्रोग्राम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह प्रतिपादित किया था वुडरो विल्सन ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का निर्णय लेती है, कौन लेती है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी इसका हमें वेट करना होगा कि आयोग क्या आंसर मानता है। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि डिलीट होगा। रीजन है कि जब आप सही से वहाँ पे देखेंगे तो जो इसमें जो वर्ड यूज हुआ है डिसाइड, तो डिसाइड नहीं होता है, रिकमेंडेशन होता है। बाइंडिंग ऑन और नॉट बाइंडिंग की कहीं पे बात नहीं होती मिलती है हमें। अकेले जनरल असेंबली की भी हमें कहीं बात नहीं मिलती और अकेले सिक्योरिटी काउंसिल की भी बात नहीं मिलती। वैसे तो जनरल असेंबली के आधार पर जो है कि रिकमेंडेशन पर ये होता है सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, लेकिन वहाँ पर इसके मत का प्रावधान है। तो जब मत होके कोई व्यक्ति चुन के जा रहा है तो वो बाध्य या अबाध्य होने कोई कारक ही मतलब कोई तथ्य नहीं उठता है, और यहाँ पे सलाह की बात ही नहीं, रिकमेंडेशन की बात होती है। तो मुझे लगता है कि जो टर्म इसमें यूज हुए रॉन्ग फ्रेमिंग में क्वेश्चन जा सकता है, और अगर रॉन्ग फ्रेमिंग में क्वेश्चन जाएगा तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन डिलीट होगा। ऑफिशियल वेबसाइट में आप विजिट कर लीजिएगा यूएनओ की, वहाँ पे आपको डिट्टो सारा चीज़ मिल जाएगा और बिल्कुल फिगर आपको क्लियर हो जाएगा और आप जान जाएंगे कि ये क्वेश्चन डिलीट ही होना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि 2 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं हमारे। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने परमाणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ईरान होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्क का नया सदस्य कौन है? तो दिए गए ऑप्शन में अफगानिस्तान होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन यथार्थवाद सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो इसमें जोसेफ नी जो है ये नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 72, संयुक्त राष्ट्र का 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 73, डॉग हैमार्शोल्ड कौन थे? तो ये संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल थे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो LTTE भारत ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली था। एंड क्वेश्चन नंबर 77, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जैसा आप लोग जानते हैं WTO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78, 1971 की भारत रूस संधि के समय रूस का राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय जो रूस के राष्ट्रपति थे वो थे लियोनिड ब्रेजनेव, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
अगला क्वेश्चन, भारत और नेपाल के मध्य शांति एवं मित्रता संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हस्ताक्षर हुए थे 1950 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना प्रदान करने की अधिकतम अवधि कितनी है? तो 30 दिन है। किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1986 में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ए ऑप्शन गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी वितरण। क्वेश्चन नंबर 83, लोकपाल प्रधानमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच किस मामले में कर सकता है? तो ये कर सकता है विशेषाधिकार हनन के मामले में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। मनरेगा के अंतर्गत साल भर में कितने दिनों के लिए कार्य सुनिश्चित किया जाता है? तो ये 100 दिनों के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किसने किया था? तो ये किया था मोरारजी देसाई ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद निम्नलिखित पर ध्यान देना है, जिला बोर्ड, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण, नगर क्षेत्र समिति, टाउनशिप समिति एवं पोर्ट ट्रस्ट, इनमें से कौन भारत में शहरी स्थानीय संस्था या संस्थाएं हैं? तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, 2, 3, 4। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 87, छावनी परिषद के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? तो इसका निर्माण कार्यकारी संकल्प द्वारा होता है, सही नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इनमें से कौन ओरिजिन्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो यह पेरी एंडरसन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और रॉल्स के सिद्धांत में न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो निम्न में से किससे प्रभावित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अज्ञानता का आवरण। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसमें जॉन रॉल्स विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किसने महत्वाकांक्षी संवेदनशील वितरण योजना की शुरुआत संसाधनों की समानता प्राप्त करने हेतु की? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड ड्वार्किन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? तो देखिए ये इसमें क्या होता है कि इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा GDH कोल। GDH कोल की ज़्यादा संभावना है। हालांकि ये कहीं के पर लास्की भी मिलता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन होते हैं तो वहाँ पर GDH कोल को ही सही माना जाता है। तो फिर भी देखते हैं इसका आंसर क्या आयोग के द्वारा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी इसी को भी मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस देश में उत्तर आधुनिकतावादी राजनीतिक चिंतन प्रमुख रूप से प्रादुर्भाव हुआ है? तो इसका प्रादुर्भाव हुआ है फ्रांस में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किस घोषणा पत्र में घोषित किया गया था कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं? तो इसकी घोषणा की गई थी अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन नहीं मिलता है? तो इसमें जो निशस्त्रीकरण की बात कौटिल्य ने नहीं की है। सीधी सी बात है, अगर राजा के पास शस्त्र ही नहीं होंगे, सेना ही नहीं होंगे, तो फिर वो अपने राज्य को सुरक्षित कैसे रख सकता है? जबकि कौटिल्य का जो राजा है आप जानते हैं काफ़ी शक्तिशाली राजा होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 95 हो गए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने कहा था कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? तो यह कथन है अरस्तू का। ऑप्शन डी राइट बी आंसर सही हो जाएगा इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अभिजन सिद्धांत को मार्क्सवादी के साथ जोड़ने का प्रयास किया है? तो जेम्स बरहम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने एक सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार दिया है? तो टी हॉब्स राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये टी हॉब्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 99, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर अपनी पैतृक संपत्ति को के हानि को नहीं। यह किसने कहा है? तो ये मैकियावेली ने कहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एंड एट द लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, GS मिल उपयोगिता को परिभाषित करता है। तो इसमें राइट आंसर डी होगा। यह सभी के हितों को बढ़ावा देता है तथा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो दोस्तों ये टोटल जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे 70 क्वेश्चन, यानी 31 से लेकर 100 तक, वो
जो भी आंसर हमारे पास थे जो सही हो सकते थे उनको हमने आपके साथ साझा किया। हालांकि 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके सही से आंसर नहीं मिले तो उनको आप डाउट में रख सकते हैं। वैसे भी अगर सब्जेक्ट में आपका 60+ हो रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। तो आई होप कि 64 या 65 क्वेश्चन के जो आंसर आपसे शेयर किए गए इसके आधार पर आप अपना एक अनुमान निकाल सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और जीके पार्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो दोनों को मिला के आपका कितना स्कोर, संभावित स्कोर अभी तक बन पा रहा है वो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा अपनी कैटेगरी के साथ में। कैटेगरी के मतलब जनरल मेल, जनरल फीमेल, ओबीसी मेल, ओबीसी फीमेल या एससी मेल, एससी फीमेल, इस तरीके से आप कीजिएगा जिससे कि कट ऑफ का अलग अलग एनालिसिस किया जा सके और आप लोगों को कट ऑफ भी उपलब्ध कराई जा सके। देखिए ऐसे बताने को तो कुछ भी बताया जा सकता है, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल में किसी से बात करेंगे तो आपको लोग अलग अलग अपने हिसाब से बताते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है आप लोग भी जानते हैं। कई सारे बदलाव, जैसे कि आप बदलाव की हम बात करें कि इस बार जो है ऐसे अभ्यर्थियों को भी चांस दिया गया है जिनके पास पीएचडी की डिग्री है, नेट की डिग्री या जेआरएफ की डिग्री नहीं है, तो यहाँ से कंपटीशन बढ़ता है। हालांकि कंपटीशन वहाँ से कम हो जाता है जबकि बहुत सारे लोगों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाते हैं। फिर हम पेपर आ जाए, पेपर की बात करें तो जो जीके का पार्ट का पेपर था वो थोड़ा सा कठिन था, लोग एवरेज इसमें कर पाए हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। पर जो सब्जेक्ट का पेपर है इसमें जो आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं उसको देख के यही पता चलता है कि पिछली बार की तुलना में जो सब्जेक्ट का पेपर है वो कहीं ना रिपीटिशन वाले जो फैक्ट्स हैं उन पर डिपेंड किया इसने, तो लोगों ने अच्छा इसमें स्कोर किया है। तो इन सारी बातों को ध्यान में ही रख के साथ ही साथ कट ऑफ भी यहाँ पे जो बतानी, तो आप लोग जैसा जानते हैं कि जो रिटन एग्जाम का कट ऑफ जारी की जाएगी इंटरव्यू के लिए वो कैटेगरी वाइज होगी, तो इस तरीके से जहाँ पर पद ज़्यादा होंगे वहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी और जहाँ पर पदों की संख्या कम होगी वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि अगर जनरल की हम बात करें तो कट ऑफ कम जाएगी रिटन में इंटरव्यू के लिए, जबकि ओबीसी की कट ऑफ हाई जाएगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। तो एक ऐसे तो नहीं कहा जा सकता है कि भाई जनरल की ज़्यादा चलेगी और ओबीसी की कम जाएगी, तो जब तक हम सही से एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ भी बता देना, बस यही कि आपके समय को बर्बाद करना और कुछ भी कोई भी फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कम से कम अपना जो टेंटेटिव स्कोर है वो कमेंट करें। तो हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आपके मार्क्स का इंतजार रहेगा। देखिए आपने जो पेपर किया उसमें तो अब कुछ घट बढ़ सकता नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने नंबर छिपाने से या ना शेयर करने से कोई दिक्कत है। हालांकि जो आप अपने नंबर शेयर कीजिएगा ईमानदारी से आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गलत शेयर करेंगे तो कट ऑफ को फिर एनालिसिस सही तरीके से नहीं निकाला जा सकता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।